बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग प्रिंसिपल एंड क्लास इक्वेशन ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, गणना सिद्धांत एवं परिमित समूह का वर्ग समीकरण। इसके पहले हमने पिछले लेक्चर्स में नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर पढ़ा और कॉन्जुगेट एलिमेंट के बारे में जाना, जिससे हमने कॉन्जुगेट क्लास भी बनाई। तो इन्हीं सब पर बेस्ड है आगे हमारी थ्योरी काउंटिंग प्रिंसिपल एंड क्लास इक्वेशन ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। मतलब गणना सिद्धांत इन्हीं के आधार पर परिभाषित है और परिमित समूह का जो वर्ग समीकरण निकालेंगे वह भी इसी पर आधारित है। तो सबसे पहले हम काउंटिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं कि इसमें एक थ्योरम से ही डेफिनेशन इसकी चालू होती काउंटिंग प्रिंसिपल की, कि थ्योरम इफ़ जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, यदि जी एक परिमित समूह है, the number of elements which are conjugate to A belongs to G, जो कि मतलब the number of elements मतलब ऐसे अवयवों की संख्या जो A के कॉन्जुगेट है इज़ द इंडेक्स। इंडेक्स मतलब होता है सूचकांक। इंडेक्स ऑफ द नॉर्मलाइजर ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, दैट इज सी ए स्मॉल सी। सी ए इक्वल ऑर्डर ऑफ जी by order of एन ए। सी है, सी एक स्मॉल सी क्या है, इसकी जो कॉन्जुगेट क्लास में होगी ए की, उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या, इसे ही हम काउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता है कि आर स्टेट एंड प्रूव काउंटिंग प्रिंसिपल। गणना सिद्धांत को लिखिए गणना सिद्धांत को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। फिर से हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं, जो कि काउंटिंग प्रिंसिपल कहलाता है, गणना सिद्धांत कहलाता है कि यदि जी एक परिमित समूह है तो जी में ऐसे मतलब ए बिलोंग्स टू जी के लिए ऐसे अवयवों की संख्या जो ए के कॉन्जुगेट है, तो ये ए के नॉर्मलाइजर क्या सूचकांक कहलाता है ना। दैट इज सी ए इक्वल ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए। सूचकांक हमने लैग्रेंज थ्योरम में भी पढ़ा था इंडेक्स के बारे में, कि इंडेक्स ऑफ, जो हमने वहाँ पढ़ा था, इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज़ ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच। ये लैग्रेंज थ्योरम की कॉलर के रूप में भी हमने इसको देखा था। तो वही सूचकांक की डेफिनेशन यहाँ भी है। तो इसके प्रूफ पर आते हैं कि लेट सी ए इज द कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, देन वी हैव, चूँकि कॉन्जुगेट क्लास मैंने पहले बनाई है, हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था पिछला लेक्चर कॉन्जुगेट क्लास से, कॉन्जुगेट एलिमेंट से। सो सी ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉन्जुगेट टू ए, वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी। मतलब ऐसे अवयवों की संख्या जो नहीं, ऐसे अवयव होंगे इस समुच्चय में जो कि ए के कॉन्जुगेट हैं। एंड लेट सी ए इक्वल ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ए। जो सी ए में कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए में अवयवों की संख्या होगी
वह इसका ऑर्डर कहलाएगी, वह इसकी कोटि कहलाएगी। तो माना कि स्मॉल सी जो है कॉन्जुगेट क्लास ए का कोटि है अथवा ऑर्डर है। तो जैसे कि हमने पहले भी पिछले लेक्चर में देखा था कि जो दो अवयव होंगे एक ही कॉन्जुगेट क्लास के, मतलब द टू एलिमेंट्स इन द सेम राइट कोसेट ऑफ एन ए, दैट इज कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, यील्ड्स द सेम कॉन्जुगेट ऑफ ए। मतलब जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए है उसके कोई भी दो अवयव हैं एक ही राइट कोसेट ए का। मान लीजिए हमने एन ए का कोई भी एक राइट कोसेट बनाया, मान लीजिए एन ए एक्स, तो इसमें कोई भी दो अवयव होंगे, मान लीजिए सी और डी इसके अवयव हैं, तो इन सी और डी अवयवों का सेम कॉन्जुगेट होगा। और यदि सी और डी डिफरेंट कॉन्जुगेट क्लास में हैं तो उनका हमारे पास डिफरेंट कॉन्जुगेट होगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टू एलिमेंट्स द सेम राइट कोसेट ऑफ एन ए इन जी yields the same conjugate of A, whereas two elements in different right coset of Na in G give rise to different conjugate of A। तो G में Na के समान, फिर से इसको समझते हैं, G में Na के समान दक्षिण से समुच्चय में A के संयुग्मी समान संयुग्मी मिलते हैं, जबकि G में Na के मान लीजिए एक तो ए है आपका राइट कोसेट, हमने एक दूसरा राइट कोसेट लिया, तो अलग अलग राइट कोसेट के अवयव जो हैं वो आपको ए के अलग अलग संयुग्मी अवयव प्रदान करेंगे, मतलब कॉन्जुगेट एलिमेंट दिखाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ए का कॉन्जुगेट है एक्स इनवर्स ए एक्स, ओके, और एन ए जो है इसका एक राइट कोसेट हुआ एन ए एक्स, तो इसमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होगी। इसका अर्थ ये होगा कि यदि इन दोनों के बीच में दिस एक्स बिलोंग्स टू एक्स, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू जी, इनमें यदि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं इन दोनों समुच्चयों के बीच में, तब वो फंक्शन जो है 1-1 होगा और ऑन टू का 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, मतलब एक एक संगतता, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, एक एक संगतता। मतलब हम कहें कि देयर इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन एनी टू सेट्स ए एंड बी, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट ए मैपिंग एफ विच इज 1-1 एंड ऑन टू। तो यहाँ हम फिर से बात आते हैं कि यदि एक ही राइट कोसेट के दो अवयव हैं तो उनका कॉन्जुगेट भी सेम मिलेगा, और यदि अवयव अलग अलग राइट कोसेट से हैं तो उनका कॉन्जुगेट भी अलग अलग होगा। सो देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड एन ए एक्स, राइट कोसेट ऑफ एन ए बाई एक्स। तो ये प्रूफ हमारा इन लाइंस पर स्टार्ट होगा, तो जिससे हम दिखाएंगे कि इससे दोनों का ऑर्डर समान होगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। लेट एक्स पाई आर एनी टू मेंबर्स ऑफ जी आर इन द सेम राइट कोसेट ऑफ एन ए आर सेम राइट कोसेट ऑफ एन ए इन जी, दैट इज x by x belongs to NAX and y belongs to NAY। मतलब x by जो है NA के जो समान राइट को सेट है उनके मेंबर हैं। सो दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड, चूँकि हमने पहले भी देखा कि टू राइट कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल आर डिसजॉइंट, तो दो राइट कोसेट या तो असंयुक्त होते हैं या बराबर होते हैं। ओके, सो ये भी देखा कि जो एन ए है नॉर्मलाइजर ऑफ ए है, इट इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। जब नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये ग्रुप तो हो गई,
चूँकि पैसामान उपसमूह होता है Na, हमने प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में, तो ये उपसमूह तो होगा ही। तो जब उपसमूह है तो फिर से आप हमको याद दिलाते हैं आपको कि a necessary and sufficient condition that a non-empty subset H of a group G to be a subgroup of G is that H equal as HB implies and implied A B inverse belongs to H for all A comma B belongs to H। तो इतना ही यहाँ पर आपसे दिखाने के लिए कि यदि सभी ए बी बिलोंग्स टू एच के लिए ए बी एच बराबर एच बी है तो ए बी इनवर्स भी एच का मेंबर होगा। ये सब ग्रुप के लिए कंडीशन थी। तो चूंकि एन ए हमारा सब ग्रुप है जी का और एन ए एक्स इक्वल एन ए वाई, ये दो राइट को सेट्स हैं, ये इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए। सो बाय डेफिनेशन ऑफ एन ए की डेफिनेशन आपने देखी है पहले, इसको हम रिकॉल करते हैं आपके लिए कि एन ए इक्वल ऑल दोज एक्स फॉर विच ए एक्स इक्वल एक्स ए नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन से ऑल दोज मेंबर्स ऑफ जी फॉर विच एक्स ए इक्वल ए एक्स। तो यहाँ पर होगा आपका ए एक्स बाय इनवर्स इक्वल एक्स बाय इनवर्स ए। ओके, तो अब यहाँ से हमें आवश्यकता क्या है कि हम यहाँ से दिखाएंगे कि यहाँ हमें सेम कॉन्जुगेट मिलेगा। यदि x बाय समान कॉन्जुगेट क्लास के समान राइट को सेट के मेंबर हैं तो दे विल यील्ड्स टू ए सेम कॉन्जुगेट, है ना। तो उनसे हमें एक ही समान कॉन्जुगेट मिलेंगे। तो यहाँ से हमें वाई इनवर्स ए वाई और एक्स इनवर्स ए एक्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो लेफ्ट से हम वाई इनवर्स हटाएंगे और राइट से एक्स को हटाना है। सो दिस इम्प्लाइज एन इम्प्लाइड एक्स इनवर्स ए एक्स वाई इनवर्स कंपोजिशन बाई, मतलब लेफ्ट से हमने एक्स इनवर्स कंपोजिशन लिया दोनों साइड और राइट से हमने कंपोजिशन लिया y से। सो दिस इम्प्लाइज एन इम्प्लाइड एक्स इनवर्स ए एक्स बाई एसोसिएटिव, दिस इज बाई इनवर्स बाई इक्वल एक्स इनवर्स एक्स वाई इनवर्स, सॉरी इसको हम थोड़ा और सफाई से लिखते हैं, वाई इनवर्स ए वाई। सो अब देखेंगे एक्स इनवर्स एक्स आपका आइडेंटिटी, सिमिलरली बाई इनवर्स बाई भी आइडेंटिटी है, एक्स इनवर्स इक्वल वाई इनवर्स और वाई इनवर्स बाई एक ही बात है कि वाई इनवर्स बाई इक्वल ई। सो दिस इज एक्स इनवर्स ए एक्स कंपोजिशन ई। यहाँ सब चूँकि हम सब ग्रुप के लिए देख रहे हैं तो उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ को ये एन ए फॉलो करेगा। सो दिस इम्प्लाइज एन इम्प्लाइड एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल बाई इनवर्स ए वाई। सो दिस इम्प्लाइज एक्स बाई give xy give rise to the same conjugate ऑफ ए। यहाँ से हमें क्या मिला कि x बाई का समान कॉन्जुगेट है। तो यदि सिमिलर सेम राइट को सेट के मेंबर हैं तो वहाँ से हमें समान कॉन्जुगेट भी मिलेगा। देयरफॉर देयर इज ए 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन एक्स इनवर्स ए एक्स कलेक्शन ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, दैट इज ऐसे अवयवों का कलेक्शन जो कि ए के कॉन्जुगेट हैं और किसके बीच में एन ए के इक्वल में। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है, अतः यहाँ 1-to-1 मैपिंग होगी और इसलिए ये एन इक्वल हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। सिंस जी इज फाइनाइट
दिया गया है, फाइनाइट है, सो वी मस्ट हैव सी ए। तो इसकी जो काउंटिंग क्लास भी बनेगी या ऐसी क्लास जो कि सी के कॉन्जुगेट अवयव की क्लास है, कॉन्जुगेट क्लास जिसको हम कहेंगे, उसमें अवयवों की संख्या भी सीमित होगी। सो द सी ए इक्वल द नंबर ऑफ distinct element in CA। सो इसका अर्थ ये हुआ कि कितने डिस्टिंक्ट मेंबर होंगे, जितने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट होंगे। सो दिस इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एनी इन जी। तो जैसे हमने इंडेक्स की डेफिनेशन उस समय देखी थी, सब ग्रुप मतलब जो लैंग्वेजेस थ्योरम पढ़ी थी उसके बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि एन ए की जी में इंडेक्स क्या है। सो दैट इज इंडेक्स ऑफ एन ए इन जी, दैट इज इंडेक्स ऑफ एन ए in G. So this is order of G by order of Na. So R small c क्या है? This is number of elements in conjugate class of A. So R order of conjugate class of A equal order of Z by order of Na। यही हमें प्रूफ करना था। तो इसके एक सिंपल कॉलरी भी है ऊपर में कि इफ़ G इज़ ए फाइनाइट, इफ़ G इज़ ए फाइनाइट ग्रुप, then order of Z equal order of Z by order of N, summation of all these, where the sum runs over one element A in each conjugate class। तो ऐसे हम लिख सकते हैं ये बिलोंग्स टू जी, मतलब रन्स ओवर वेयर द सम रन्स ओवर वन एलिमेंट ए इन ईच कॉन्जुगेट क्लास। तो अलग अलग कॉन्जुगेट क्लास का एक ही मेंबर हम लेंगे समीशन के लिए। तो जी परिमित समूह है, तब हमें ये प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ जी इक्वल ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए का समीशन। नाउ कम टू प्रूफ कि चूँकि जी फाइनाइट ग्रुप है, तो जो इसके कॉन्जुगेट क्लास बनेंगे वो भी डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लास बनेंगे वो भी परिमित संख्या में होंगे। और जैसे कि हमने कोसेट डेकम्पोजिशन में देखा था, दीज कॉन्जुगेट क्लास आर लाइक कोसेट्स, जैसे हमने राइट कोसेट की बात की थी NaX की पिछले थ्योरम में। सो माने कि के इसमें डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स बनते हैं। सो इफ लेट G इज फाइनाइट एंड स्मॉल k, एंड लेट, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं कि लेट CA1 CA2 and so on CAK with the K distinct conjugate class of these are conjugate classes है ना, these are different conjugate classes of
जी। आपको ध्यान होगा कि जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था वहाँ कॉन्जुगेट क्लास हमने बताया था कि रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कि जो कॉन्जुगेट जो एलिमेंट है वो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होते। उससे हमने जो इक्विवेलेंस रिलेशन से इक्विवेलेंस क्लासेस बनाई और उनको बताया कि जैसे कोसेट्स के लिए जो कंडीशन फॉलो होती हैं वही इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए फॉलो होती है, और उन इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए हमने आगे जाके कॉन्जुगेट क्लास कहा। तो जैसे कि टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर टू कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल आर डिसजॉइंट, वैसे कॉन्जुगेट क्लास के लिए है। और उनका यूनियन यदि फाइनाइट है, जहाँ के हम ये कॉन्जुगेट क्लास बना रहे हैं, तो उसका यूनियन जी के इक्वल होगा। सो लेट CA1, CA2 एंड CA be the distinct conjugate classes of Z. Then we have Z equal CA1 union CA2 union CA2। जैसे कि हमने कोसेट डिकम्पोजिशन सह समुच्चय वियोजन में सीखा था, सेम वो यही है। दिस इज यूनियन I equal 1 to K capital C AI। चूँकि since two distinct conjugate classes have no element in common, चूँकि किन्हीं भी दो conjugate class में element common नहीं होता है, so this implies order of Z equal the number of, हम ऐसे लिख सकते हैं, this is order of G equal sigma I equal 1 to K order of C AI, that is number of elements in CA1 plus in CA2 and so on in CA और यही इक्वल है सिग्मा, इसी को हमने संकेत लिया है ऑर्डर ऑफ CAI को स्मॉल c AI। स्मॉल c क्या बताता है? ऑर्डर बताता है कैपिटल CA का, मतलब कॉन्जुगेट क्लास का। सो इसी को हमने पिछले उसमें देखा था, पिछले थ्योरम में, कि ऑर्डर ऑफ GY ऑर्डर ऑफ NA। ऑर्डर ऑफ पिछले थ्योरम में ये है आपके पास कि ऑर्डर ऑफ CA इक्वल ऑर्डर ऑफ GY ऑर्डर ऑफ NA। तो इसे ही हम लिख सकते हैं दिस सिग्मा I इक्वल 1 to K ऑर्डर ऑफ Z बाई ऑर्डर ऑफ N AI। सो इन जनरल सभी एलिमेंट्स पर हम इसको एक जनरल एलिमेंट लेते हैं, तो वहाँ में फिर AI लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लिखेंगे सिग्मा ऑर्डर ऑफ Z बाई ऑर्डर ऑफ NA where the sum run over one element A in each conjugate class. Now come to next theorem. If G be a group and A belongs to G, if G be a group and A belongs to Z, then A belongs to ZG। ZG क्या है? सेंटर ऑफ Z है। Then A belongs to ZG if and only if NA equals Z। तो यदि G एक समूह है और AG का अवयव है, और तब A जो है ZG का मेंबर है, कब? यदि और केवल यदि NA इक्वल ZG। Then A belongs to center of G, that is ZG, if and only if NA equal ZG। If Z is finite, then A belongs to ZG if and only if order of NA equal order of Z, where
ZG is the center of the group Z। तो सेंटर की डेफिनेशन आपने पहले भी देखी है, सेंट्रलाइजर हम लोगों ने पढ़ा था। तो फिर से स्टेटमेंट समझ लीजिए कि लेट G बी ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G, देन A बिलोंग्स टू ZG इफ एंड ओनली इफ N इक्वल Z, and if G is finite then A belongs to ZG if and only if order of NA equal order of G, where ZG is the center of the group G। यदि G एक समूह है, A G का मेंबर है, और तो A ZG का मेंबर होगा यदि और केवल यदि N इक्वल G है, और यदि G फाइनाइट है, परिमित है, तो A belongs to ZG यदि और केवल यदि N इक्वल ऑर्डर ऑफ G, where ZG is the center of the group Z। Now come to proof। सबसे पहले हम ZG की डेफिनेशन लिखते हैं कि ZG क्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप है, और ऐसे सभी मेंबर्स ग्रुप के जिनके लिए विच कम्यूट्स विथ एवरी मेंबर X ऑफ Z। तो सेंटर ऑफ G होता है कि G के ऐसी सभी अवयवों का कलेक्शन A का जो कि X मतलब G के बाकी सभी मेंबर्स के साथ कम्यूट करते हैं, एंड NA दैट इज नॉर्मलाइजर ऑफ A। तो X G के उन सभी का अवयवों का समुच्चय जो A के साथ कम्यूट करते हैं, X इक्वल AX, मतलब ये A का कलेक्शन है जो सभी X के साथ कम्यूट करते हैं, और X G के मेंबर्स का कलेक्शन है जो A के साथ कम्यूट करते हैं, काफ़ी समानता है। नाउ A बिलोंग्स टू ZG इम्प्लाइज, जो कि ZG का मेंबर है, सो बाय डेफिनेशन AX इक्वल X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। This implies an implied X belongs to NA, ये NA की डेफिनेशन है, for all X belongs to Z। Thus X belongs to Z implies X belongs to NA implies Z is a subset of NA। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है। अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ NA, अब NA की डेफिनेशन देखिए। NA की डेफिनेशन क्या है कि इसमें किसके मेंबर्स हैं, G के, मतलब ये ऑब्वियसली इट इज ए सबसेट ऑफ Z। सो बाय डेफिनेशन ऑफ NA G NA is a subset of Z। So by first and second we have NA equal Z, यही हमें प्रूव करना था। तो NA इक्वल G मिल गया है। दूसरी कंडीशन पर आते हैं हम कि हमें ये बताना है कि G इज़ फाइनाइट, देन ऑर्डर ऑफ NA इक्वल ऑर्डर ऑफ Z। इफ G इज फाइनाइट, Z is a finite group, then NA equals Z is obviously implies and implied number of elements in NA must be equal number of elements in Z, which is called their order। तो NA में अवयवों की संख्या बराबर होना चाहिए, बराबर होगी G में अवयवों की संख्या, जो कि इनका ऑर्डर कहलाता है। तो इस कंप्लीट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। नाउ क्लास इक्वेशन, कम टू क्लास इक्वेशन ऑफ G। G का वर्ग समीकरण।
द क्लास इक्वेशन, जिसकी डेफिनेशन है द क्लास इक्वेशन ऑफ जी states that order of G equal sigma order of Z by order of n, जो हमने आज के पहले थ्योरम में इसको देखा था। इसे हम कहते हैं क्लास इक्वेशन। वेयर द सम, इसको आप समझ लीजिए, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन और करेंगे। वेयर द सम runs over one element of from each conjugate class, जो हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, इसलिए ये आप तो यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है कि where the sum runs over the each element, each one element A from each conjugate class। ओके, अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि हम इनको समेशन को दो अलग अलग क्लासेस में बदल सकते हैं। इस समेशन के लिए एक ऐसी क्लास जिसका मेंबर ऐसे समेशन में जिसमें कि ए मेंबर है जेड जी का, और दूसरा समेशन ऐसा जिसमें ए मेंबर नहीं है जेड जी का। हम ये क्यों बदलना चाहेंगे? क्योंकि पिछला थ्योरम हमने अभी देखा था कि यदि ए मेंबर है जेड जी का, यहाँ से आप देखिए कि ए मेंबर जेड जी का, तब हमें मिला था एन ए इफ एंड ओनली इफ एन इक्वल जी। तो इस समीशन को हमने क्लास इक्वेशन के समीशन को दो भागों में तोड़ा, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए की फर्स्ट पार्ट में, जिसमें ए जेड जी का मेंबर है, और सेकंड पार्ट जिसमें ए जेड जी का मेंबर नहीं है। तो इसी को हम लिख सकते हैं, सॉरी, दिस इज सिग्मा ए बिलोंग्स टू जेड जी ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए प्लस जिसमें ए मेंबर नहीं है जेड जी का, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए। सो चूँकि पिछले थ्योरम में देखा था कि हमने कि यदि ए जेड जी का मेंबर है तब ये दोनों आपस में ऑर्डर ऑफ जी इक्वल ऑर्डर ऑफ एन ए है, तो कैंसिल हो जाएंगे। मिलेगा आपको 1 प्लस सिग्मा ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जी ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए। चूँकि आप फिर से आपको याद दिला देते, पिछले थ्योरम में आपने ए बिलोंग्स टू जेड जी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड ऑर्डर ऑफ एन ए इक्वल ऑर्डर ऑफ जी, इसलिए फर्स्ट समेशन में दोनों कैंसिल होगा, मिला 1। तो ए बिलोंग्स टू जेड जी मतलब कितने एलिमेंट्स के लिए समेशन है, जितने जेड जी में मेंबर्स होंगे। सो इट यील्ड्स टू ऑर्डर ऑफ, सॉरी डबल हमने ऑर्डर लिख दिया, दिस यील्ड्स टू ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस सिग्मा ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जी ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए। ये आपका दिस इज नोन एज क्लास इक्वेशन ऑफ जी। यही जी का वर्ग समीकरण कहलाता है। तो इस क्लास इक्वेशन पर भी हम एक रिजल्ट देखना चाहेंगे, जो आज हमारा लेक्चर का लास्ट थ्योरम होगा। थ्योरम A group of prime order must always have a non-trivial center R if Z is a group of order p raised to n
where P is a prime number and n is a positive integer, then Zg is not equals to the singleton set E, तब Zg सिंगलटन सेट G के इक्वल नहीं होगा, मतलब Zg का ऑर्डर एक से अधिक होगा, या इसको कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर मस्ट ऑलवेज हैव ए नॉन ट्रिवियल सेंटर आर ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, प्राइम पावर ऑर्डर करना चाहिए, प्राइम पावर, चूंकि n की पावर है पी टू n, इसलिए प्राइम पावर ऑर्डर मस्ट ऑलवेज हैव ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सॉरी नॉन ट्रिवियल सेंटर। यदि किसी समूह का प्राइम पावर ऑर्डर का है लाइक पी टू एन, तो उसका सेंटर जो है वह नॉन ट्रिवियल होगा, अतुच्छ सेंटर होगा। अतुच्छ सेंटर मतलब प्रत्येक समूह का कम से कम एक सेंटर तो होता ही जिसमें सिंगलटन सेट ई होता है, तो इसका अतुच्छ सेंटर होगा, मतलब ऐसा सेंटर होगा जिसमें अवयवों की संख्या एक से अधिक होगी। So come to proof, if A is any member of Z, since Na is a normal subgroup of Z, और यहाँ हमें केवल इसके सबग्रुप होने की आवश्यकता है, तो हम केवल सबग्रुप लिखते हैं, तो A is a subgroup of G, then by लैग्रेंज थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम आपने पहले लेक्चर्स में पढ़ी है, मैं आपको फिर से स्टेटमेंट याद दिला देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सो हियर सब ग्रुप ऑफ जी इज एन ए, तो इसका ऑर्डर, इसके ग्रुप की ऑर्डर, किसका सब ग्रुप है जी का, इसको डिवाइड करेगा, और ग्रुप का ऑर्डर है पी एस टू एन। So order of Na must divide P is to n, where P being prime, P चूँकि यहाँ प्राइम नंबर है, तो इसको हम थोड़ा क्लियर बना देते हैं B के लिए, P being प्राइम नंबर। ओके, सो अब चूँकि ऑर्डर ऑफ Na P is to n को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ चूँकि P प्राइम नंबर है, सो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ Na इक्वल P रेज टू सम नंबर n अल्फा, वेयर n अल्फा इज लेस देन n। चूँकि P रेज टू n का ऑर्डर ऑफ Na डिवाइड करेगा, कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, तो मान लीजिए हमने कहा ऑर्डर ऑफ Na चूँकि P के मल्टीपल में ही होगा, तो P रेज टू हमने कहा n अल्फा, और n अल्फा मस्ट लेस इक्वल n। लेट Zg हम इसे कहते हैं डिनोट्स द सेंटर ऑफ Z, देन पिछले रिजल्ट से कि A बिलोंग्स टू Zg implies an implied order of Na equal order of Z, अभी हमने पिछले थ्योरम प्रूव की थी। सो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ Na, हमने देखा P रेज टू n अल्फा इक्वल P रेज टू n, सो बेसिस आर सेम, सो पावर मस्ट बी इक्वल, चूँकि आधार समान है इसलिए घातें बराबर होंगे, सो वी हैव n अल्फा इक्वल n। नाउ लेट ऑर्डर ऑफ Zg equal small z, then by
class equation, we are writing the class equation of z. Then by class equation of z, we have p raised to n इक्वल ऑर्डर ऑफ z. क्लास इक्वेशन अभी हमने डेफिनेशन देखी थी ऊपर कि देखिए ऑर्डर ऑफ z, हमारे पास यहाँ ऑर्डर ऑफ z क्या है, p raised to n है. सो p raised to n इक्वल ऑर्डर ऑफ z इक्वल सिग्मा n अल्फा लेस इक्वल n ऑर्डर ऑफ z बाई ऑर्डर ऑफ एन ए. तो जैसे इक्वल एन को भी हम दो पार्ट में ले सकते हैं कि समेशन वेयर एन अल्फा इक्वल एन, एंड दूसरा समेशन जिसके लिए एन अल्फा इज लेस देन एन. सो फॉर एन अल्फा इक्वल एन ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए, और यहाँ भी सेम ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर. समेशन को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया है, दो भागों में तोड़ा. तो एन अल्फा इक्वल एन है, सो दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू जेड जी. आपने देखा ना, इफ ए बिलोंग्स टू जेड जी देन एन अल्फा इक्वल एन. तो ए बिलोंग्स टू जेड जी, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए प्लस एन अल्फा इज लेस देन एन, ऑर्डर ऑफ जी आपका है p raised to n बाई p raised to n अल्फा. सो दिस इक्वल्स टू, इसको हमने पहले भी प्रूव किया है, ये क्या होगा ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए. कितने इसके लिए दोनों चूंकि इक्वल है, जब ए बिलोंग्स टू जी है और दोनों इक्वल हैं तो दोनों ये कैंसिल होंगे. जब दोनों कैंसिल होंगे, ये हमने पहले भी प्रूफ किया है, तो आपको मिलेगा 1, और समेशन ओवर 1 मतलब समेशन किसके ऊपर लिया गया है, मेंबर्स ऑफ जेड जी के. तो ये इसका मतलब होगा कि जो जेड जी में अवयवों की संख्या होगी उतने बार आपको 1 मिलेगा, प्लस समेशन एन अल्फा इज लेस देन एन p raised to n बाई p raised to n अल्फा. So all this is p raised to n. So this implies p raised to n, और राइट हैंड साइड की समीशन को हम ट्रांसफर कर देते हैं. सो दिस इज n अल्फा इज लेस देन n p raised to n बाई p raised to n अल्फा. और हमने माना हुआ था ऑर्डर ऑफ जेड जी स्मॉल जेड है, सो दिस इज स्मॉल जेड. नाउ p belongs to p raised to n, okay, and p belongs to p raised to n alpha. So this implies p divides p raised to n by p raised to n alpha, चूँकि p प्राइम है. So this is p raised to n minus n alpha. This is n alpha is less than n. So this implies p divides, जब इसको डिवाइड करेगा तो इनके सभी समेशन जो होंगे उनको भी डिवाइड करेगा. सो डिवाइड्स p raised to n by p raised to n alpha. अगेन p डिवाइड्स p raised to n, चूँकि p का भाग p में p की पावर n में जाता है, और p डिवाइड्स सिग्मा n अल्फा लेस देन n p raised to n by p raised to n alpha. So this implies p divides p raised to n minus sigma n alpha is less than n p raised to n by p raised to n alpha. सो यही हमारा इक्वल है किसके, z के. सो दिस इम्प्लाइज p डिवाइड्स z, दैट इज
P divides order of ZG। अब चूंकि P प्राइम नंबर है, ओके, P प्राइम नंबर है एंड XC इक्वल EX, so for all X belongs to G, therefore E belongs to ZG, so order of ZG is greater than R equal 1। लेकिन बट ए प्राइम नंबर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जेड जी, इसका मतलब ये 1 हमारा चूंकि प्राइम नंबर नहीं, सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर क्या है, 2 है, सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जेड जी इज ग्रेटर आर इक्वल 2 एंड हेंस ZG is not equals to the singleton set E।